200 कई दिनों से एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर देश में ये कहती थी कि यहां हमारी थोड़ी बहुत बुराई है, मगर विदेशों में प्रधानमंत्री की बहुत जो है प्रशंसा है और विदेशों में प्रधानमंत्री जी का डंका बहुत बज रहा है। कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती रहती थी कि प्रधानमंत्री का नाम विदेशों में बहुत ऊपर जा रहा है। और पिछले एक महीने में बाहर की दो बड़ी खबरें देश में आई जिन्होंने देश को हिला दिया। बीबीसी, मुझे लगता है कि बचपन से लेकर अब तक अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ का पर्याय हिंदुस्तान में पता है तो वो है बीबीसी। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पे केंद्र सरकार इतनी नाराज है कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि से उस डॉक्यूमेंट्री के सारे लिंक गैर कानूनी तरीके से हटाए गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हम सबको मालूम है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने वो बताया जो हिंदुस्तान में लगभग हर वो आदमी जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है जानता था कि अदानी साहब का गुब्बारा जरूरत से ज्यादा फूला हुआ है और ये गुब्बारा कभी भी फुस होगा। और आज ये खबरें आ रही हैं बीबीसी के दिल्ली और बॉम्बे के, मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापे मार रही है। वहां पे 50 से अधिक इनकम टैक्स के अधिकारी दफ्तरों में घुस गए हैं। दफ्तरों के बाहर पुलिस का पहरा है, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। वहां पे जो पत्रकार हैं उनके फोन, मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए हैं। कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। और वही पुराना भारतीय जनता पार्टी का बहाना कि एजेंसी स्वयं अपनी कार्रवाई कर रही है। एक लॉ में एक फ्रेज कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट बी जस्ट डन, इट शुड अपीयर टू बी डन। आप अगर किसी के साथ न्याय करें तो यह जरूरी नहीं है कि न्याय हो, जरूरी है इतना ही। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि न्याय हो रहा है वो दिखे। न्यायालय तक इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा न्याय हो और दिखे, ये ज्यादा जरूरी है। मगर केंद्र सरकार आज जो बहुत न्यूनतम लोक लाज होती थी, लिहाज होता था, एक सरकार का वकार होता था, उस सब को त्याग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। आप सोचिए, कल जब न्यूयॉर्क में कोई आदमी अपना अखबार खोलेगा, जर्मनी में कोई आदमी ट्विटर पे इस खबर को पढ़ेगा, यूरोप के अंदर कोई आदमी इस चीज को जानेगा कि हमारे देश की केंद्र सरकार बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। और इसलिए मार रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से यह कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस, संजीदा सवाल खड़े किए हैं। तरीका क्या है? अगर आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लगती है कि वो झूठ है तो आप मुकदमा कीजिए, डिफेमेशन का उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाइए। अगर वो एंटिटी देश की नहीं है तो भी विदेश की एंटिटी के ऊपर भी मुकदमे किए जाते हैं। आप कोई कानूनी तरीका नहीं आजमा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसी भी है, उसको झूठ साबित करना केंद्र सरकार के बस की नहीं है। क्योंकि बीबीसी जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स होते हैं
उनको फूक फूक के फॉलो करती है, फूक फूक के कदम रखती है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को जेल में डाला गया है, पत्रकारों की हत्याएं सामने आई हैं, जजों की हत्याओं के ऊपर भी सवाल उठे हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर ईडी के छापे मारना, सीबीआई के छापे मारना, इनकम टैक्स और एसीबी के छापे मारना, तो ये तो आम बात हो गई है केंद्र सरकार के लिए। यहां तक कि अगर कोई बिजनेस रिवेलरी भी अदानी साहब की किसी बिजनेसमैन से होती है तो उस बिजनेसमैन तक पे एजेंसीज के छापे मार के, डरा धमका के मदद करने की बात भी पार्लियामेंट में कुछ दिनों से कही जा रही है। अब ये मामला बहुत आगे निकल गया और मैं ये कहना चाहता हूं, ये संकेत हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। ये जो संकेत आ रहे हैं केंद्र सरकार से, ये संकेत डिक्टेटरशिप के संकेत हैं कि अब केंद्र सरकार अपने बारे में कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन आलोचना करे तो उनके ऊपर छापे मारेंगे, कोई अखबार आलोचना करे तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। और अगर अब विदेशी संस्थान, बीबीसी जैसी एजेंसीज अगर कुछ लिख रही हैं तो उनके साथ भी जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जैसी छोटी सरकारें भी ये हथकंडे अपना सकती हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, किसी के लिए कोई मुश्किल काम कोई नहीं। भूटान को कोई बीबीसी की बात पसंद नहीं, भूटान के अंदर अगर कोई बीबीसी का दफ्तर है तो उस पर तो वो छापा मार ही सकते हैं, उसकी बिजली पानी तो वो काट ही सकते हैं। मगर ऐसे छोटे छोटे अफ्रीका के छोटे छोटे देश भी ये काम नहीं करते, जो काम देश, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, उस प्रजातंत्र के अंदर अगर ये काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है तो ये पूरी दुनिया में एक बहुत शर्मनाक तस्वीर जो है हिंदुस्तान की बना रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूँगा कि इससे आपकी साख के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा और सदियों तक हिंदुस्तान को इस बात को बताने में कष्ट रहेगा कि पूरी दुनिया की विश्वसनीय एजेंसियों में से एक जानी मानी बीबीसी के ऊपर क्यों केंद्र सरकार ने इस तरीके से छापे मारे। ये गलत है, सिर्फ बीजेपी के लिए गलत नहीं है, केंद्र के लिए गलत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की इमेज के लिए, हमारी छवि के लिए गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा प्रेम का संदेश देना चाहता हूं, आप थोड़ा मोहब्बत करिए। इतनी नफरत से भरकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है, थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को, इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे आप लगा कह रहे हैं वो सर्वे बता रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट, वो कह रहे हैं सिर्फ सर्वे करने गए हैं 10। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि ईडनबर्ग की इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के कारण अदानी साहब के जो शेयर हैं वो 50% नीचे गिर गए। अदानी साहब दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति थे, आज पहले 20 में भी नहीं रहे। उसका इतना इफेक्ट है। एक सर्वे अदानी साहब की भी करा लो, छापा मत मारो, सर्वे ही करा लो उनकी। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रिवायत शुरू की है ना बेशर्मी की, कि आप जो चाहें करें और आप जो चाहे भद्दा कुतर्क चलाना चाहें चल जाए, वो अब देश मानने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे देश के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आप हरेक को इस तरीके से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ये देश चलेगा नहीं। सौरभ जी, उनका कहना है कि ये इंटरनेशनल टैक्स इरेगुलरिटीज फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसकी वजह से ये, और ये सर्वे छापा क्यों कह रहे हैं? अरे भैया, हिडनबर्ग का कुछ नहीं पाया उन्होंने अब तक। अदानी साहब का तो उन्होंने बाकायदा छाप के दे दिया कि कैसे शेल कंपनीज के अंदर अपना ही काला धन भेजकर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद के अपने रेट बढ़ाते थे, और बढ़े हुए रेट पर शेयर को प्लेज करके दिल्ली के सरकार, देश के सरकारी बैंकों से हमारा आपका पैसा वो ले रहे हैं उधार।
इसके अंदर तो साफ साफ सबूत रख दिए गए, तो सर्वे ही नहीं हुआ। और ये एक, देखिए, जो आदमी बिजनेस में होता है, जो आदमी कोई बड़ी संस्था चलाता है, चाहे आप लोगों की भी कोई संस्था हो, आप मुझे अगर 2 दिन दे दें और मुझे सेंट्रल एजेंसीज का एक्सेस दे दें, तो हर संस्था के अंदर हम कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। वो कोई बड़ी बात कोई ना है। और जो आज का पूरी की पूरी रिवायत है वो ये है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। कुछ साबित नहीं होता है, ईडी के छापों में कुछ साबित नहीं होता, सीबीआई के छापों में कुछ साबित नहीं होता। जो ये प्रोसेस है कि आपके दफ्तर में आ गए, सबके फोन ले लिए, अब सबके कंप्यूटर ले जाएंगे, महीनों तक उनको रखेंगे, कभी आपके एडिटर को बुलाएंगे, कभी आपके जो है प्रमोटर है उनको बुलाएंगे, सुबह बिठा के रखेंगे, रात तक बिठा के रखेंगे। यही तो है। इसी तरीके से तो हैरेस करेंगे वो आप लोगों को, हम लोगों को भी कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है। ये जो प्रोसेस है, किसी भी छोटी कमी को निकाल के उस प्रोसेस के अंदर हैरेस करना, ये केंद्र सरकार की मोडस ऑपरेंडी है। और अब ये इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है कि ये किसी को बताने के लिए भी थोड़ी सी भी जो है लिहाज करने के लिए तैयार नहीं है। तो ओपन है, ओपन बेशर्मी है। भारत एक लोकतंत्र है, और जब हम किसी लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में कई स्तंभ होते हैं जो मिलकर किसी भी देश को लोकतंत्र बनाते हैं। हम अपनी सिविक्स की किताबों में पढ़ते आए हैं बचपन से कि लोकतंत्र में एक लेजिस्लेचर होता है जिसको लोग चुन के भेजते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होती है, और ये तीनों लोकतंत्र के स्तंभ एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस में रखते हैं, तभी एक देश लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ किसी भी लोकतंत्र का होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया। मीडिया लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ इसलिए होता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र में चाहे आपका लेजिस्लेचर, आपके चुने हुए प्रतिनिधि कोई गलती करें तो मीडिया उस पर आवाज उठा सकता है। आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी अफसरशाही कोई गलती करे, मीडिया उस पर आवाज उठा सकता है। अगर कोर्ट तक ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो ठीक नहीं है, मीडिया उस पर आवाज उठा सकता है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट मीडिया को, एक स्वतंत्र मीडिया को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। लेकिन आज जिस तरह से बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेड हुई है, ये दिखा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर हमला कर रही है। आखिर क्यों हुई रेड बीबीसी पर? आज ना सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के दंगों में, दिल्ली के दंगों में मोदी जी की और केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही है, उस पर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को हटवा दिया, बैन करवा दिया सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, कि भारत में कोई उसे देख ना पाए। यह सबसे पहली सेंसरशिप थी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी जी पर जो आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने करी। और आज इनकम टैक्स के रेड के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी को आज इस इनकम टैक्स रेड के माध्यम से धमका रही है कि अगर तुमने हमारी सरकार के खिलाफ कुछ कहा, अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, आज अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिखाया, तो बीबीसी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी नहीं बच सकती। आज की ये इनकम टैक्स रेड सिर्फ एक बीबीसी पर रेड नहीं है, ये पूरी मीडिया को एक धमकी है, पूरी मीडिया को एक संदेश है कि अगर तुमने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ दिखाया, तो अगर बीबीसी नहीं बचती तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो हम ऐसे ही साफ कर देंगे।
लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आज मीडिया की आजादी का भारत में हनन हो रहा है, पूरी विश्व में आज लोग उसको देख रहे हैं और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडिटोरियल आया और उस एडिटोरियल में बताया गया कि जो ग्लोबल इंडेक्स ऑफ प्रेस फ्रीडम है, यानी जहां पे पूरे दुनिया की देशों की रैंकिंग हुई है कि कौन से देश में मीडिया और प्रेस स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, चाहे वो सरकार के खिलाफ क्यों ना हो, तो दुनिया के 180 देशों में से भारत 150वें नंबर पर आया है। और उस इंडेक्स में भारत के नीचे तकरीबन सारे वो देश हैं जहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पे अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप बिना चुनाव की सरकारें चलती हैं। आज भारत उस स्थिति में आ गया है पूरी दुनिया में कि आज पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र होने पर सवाल उठाने लग गई। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह भी पूछना चाहूंगी कि आप भारत की क्या इमेज पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं? कल जब पूरे दुनिया भर के अखबार छपेंगे तो उसमें क्या हेडलाइन आएगी? उसमें यह हेडलाइन आएगी कि भारत की सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा। आप अभी भी देख सकते हैं, आप बस गूगल करके बीबीसी रेड्स पर अगर आप न्यूज डालेंगे तो ऑलरेडी दुनिया भर के अखबारों में भारत के खिलाफ खबरें चल रही हैं। द गार्डियन, इंग्लैंड का सबसे बड़ा नामी न्यूज़पेपर, लिख रहा है बीबीसी ऑफिसेज इन इंडिया रेडेड बाय टैक्स ऑफिशियल्स अमिड मोदी डॉक्यूमेंट्री फॉल आउट। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है इंडिया रेड्स बीबीसी ऑफिसेज ऑन टैक्स चार्जेस आफ्टर क्रिटिकल मोदी डॉक्यूमेंट्री। इसी तरह से हर अंतरराष्ट्रीय अखबार में आज भारत की छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार नहीं कर सकती है कि कोई भी मीडिया हाउस, चाहे वो भारत का हो चाहे वो भारत के बाहर का हो, उनके खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया का इतिहास सिर्फ एक चीज दिखाता है कि आप कुछ समय तक कुछ लोगों को दबा सकते हैं, उनकी आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का इतिहास ये दिखाता है कि आप हमेशा हर व्यक्ति की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। इस दुनिया ने, इस देश ने बहुत सारे ऐसे अहंकारी शासक देख लिए जिनको लगता था उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन इतिहास गवाह है कि आखिरकार लोकतंत्र जीतता है, आखिरकार सच्चाई की आवाज जीतती है और आखिरकार सत्य ना सिर्फ पूरे देश के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि इस प्रकार से मीडिया को ना डराया जाए, मीडिया को ना धमकाया जाए और पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को ना धूमिल किया जाए। धन्यवाद। ठीक है, एमसीडी में जो कल कोर्ट में हुआ था उस दौरान सीबीआई की टिप्पणी आई है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो एल्डरमैन को वोटिंग राइट दिया गया है वो किसी संविधान पे कहा नहीं गया कि इस पर सुनवाई अब 17 तारीख को होनी है। ये बड़ी टिप्पणी आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, पहले दिन से जब से मेयर के चुनाव पे विवाद हुआ है, आम आदमी पार्टी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है और स्पष्ट रूप से सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को मीडिया के सामने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने रखा है, चाहे वो भारत का संविधान का सेक्शन 243R हो,
जो कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को पूरे देश में कहीं पे वोट डालने का अधिकार नहीं है, चाहे वो डीएमसी एक्ट हो जो सेक्शन 322 में ये कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते, चाहे कॉन्डक्ट ऑफ एमसीडी बिजनेस हो जिसमें ये स्पष्ट लिखा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। तो ये संवैधानिक और कानूनी पोजीशन जो है ये बिल्कुल स्पष्ट है, और इसी बात को कल सीजीआई ने रीआइटरेट किया। उन्होंने भी यही ऑब्जर्वेशन दिया कोर्ट में कि ये तो एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। और ना सिर्फ चीफ जस्टिस ने बल्कि जस्टिस नरसिम्हन भी जो उस बेंच में बैठे थे, उन्होंने भी इस बात से कॉन्कर किया। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा गैर कानूनी गैर संवैधानिक रूप से चुनी हुई प्रिजाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा जी के अलावा सब लोग ये बात मानते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। लेकिन हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में कानून कोई मतलब नहीं रखता, संविधान कोई मतलब नहीं रखता, लोकतंत्र कोई मतलब नहीं रखता। वो अपनी चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, गैर कानूनी गैर संवैधानिक कदम भी उठा सकते हैं। और कल सीजीआई ने भी खुद अपनी टिप्पणी में कह दिया कि ये तो संवैधानिक नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते।